हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो जितने भी यूजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका मेजर जियोग्राफी है तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में 3 मेजर पेपर पढ़ना है। मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7। तो आज की इस वीडियो में हम मेजर पेपर 5 जियोग्राफी के यूनिट 1 को कवर करने वाले हैं। तो इसमें कंप्लीट यूनिट 1 को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका भी मेजर जियोग्राफी है और आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले हम मेजर पेपर 5 के सभी यूनिट को कवर कर लेंगे, उसके बाद मेजर पेपर 6 और उसके बाद मेजर पेपर 7 पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 एमजेसी 5 जियोग्राफी के बारे में, जो कि है मानव भूगोल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। उसके पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपको यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 1 में आपको सबसे पहले पढ़ना है मानव भूगोल के परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है मानव भूगोल की मौलिक अवधारणाएं, तीसरा नियतिवाद, चौथा संभाव्यवाद और पांचवा पढ़ना है नव नियतिवाद की समकालीन प्रासंगिकता पढ़ना है। तो इतना चीज आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके पांचों टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं विस्तार से। तो पहला टॉपिक आपका है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। तो मानव भूगोल क्या है? भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें यह समझा जाता है कि प्रकृति मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है तथा मनुष्य अपनी बुद्धि, विज्ञान और तकनीक के माध्यम से प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन करता है। तो अब समझ गए मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। अब चलिए प्रमुख परिभाषाओं की बात करें मानव भूगोल की। तो देखिए फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या परिभाषा दिया। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा, मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का समन्वित अध्ययन मानव भूगोल है। किसने कहा? फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा। क्या कहा? मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का समन्वित अध्ययन मानव भूगोल है। तो वहीं दूसरा क्या दूसरा कौन है? एलन चर्चिल सैंपल। तो एलन चर्चिल सैंपल ने क्या डिफिनेशन दिया इसका, मानव भूगोल का? तो उन्होंने कहा मानव भूगोल मनुष्य और पृथ्वी के बदलते संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद तीसरे भूगोलवेता पॉल विडाल डीला ब्लास ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा मानव को सक्रिय शक्ति माना तथा कहा कि प्रकृति अवसर देती है, निर्णय मनुष्य करता है। ठीक है, तो ये तीसरा डिफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। तो मानव भूगोल के नेचर के बारे में बात करते हैं। तो मानव भूगोल की प्रकृति निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं। मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, दूसरा सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान दोनों में संबंध, तीसरा परिवर्तनशील एवं गतिशील, चौथा व्यवहारिक एवं उपयोगी, पांचवा क्षेत्रीय तथा व्यवस्थित अध्ययन, वही छठा आपका है सांस्कृतिक परिदृश्य का अध्ययन और लास्ट आपका तकनीकी विकास का प्रभाव। तो ये प्रकृति है मानव भूगोल की, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मानव भूगोल का क्षेत्र। मानव भूगोल का क्षेत्र देख लेते हैं। तो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब बहुआयामी है। बहुआयामी है तो बहुत सारे क्षेत्रों में है। मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो देखिए प्रमुख शाखा की बात करें तो जनसंख्या भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, इसके अलावा परिवहन भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, चिकित्सा भूगोल हो गया, शहरी एवं ग्रामीण भूगोल हो गया, इसके अलावा पर्यटन भूगोल और पर्यावरण भूगोल हो गया। ठीक है, तो ये मानव भूगोल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव भूगोल की मौलिक अवधारणाएं। तो मानव भूगोल की मौलिक अवधारणाएं क्या क्या है। तो देखिए पहला है मानव पर्यावरण संबंध। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान, दूसरा हिमालय, तीसरा राजस्थान। अब तीसरा अब बात करते हैं दूसरा सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। तो सांस्कृतिक परिदृश्य क्या होता है? जब मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है तो नया परिदृश्य बनता है। उदाहरण के लिए सड़कें हो गया, शहर हो गया, बांध हो गया, खेत हो गया और उद्योग हो गया। वहीं तीसरा आपका है क्षेत्रीय विभिन्नता। क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है? तो हर क्षेत्र की जलवायु, भूमि, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था अलग होती है, ये आप जानते हैं। स्थानिक संगठन, मनुष्य की गतिविधियां पृथ्वी पर समान रूप से नहीं फैली होती है। पांचवा नियतिवाद। अब बात करते हैं नियतिवाद क्या है। तो नियतिवाद के अनुसार प्रकृति ही मनुष्य के जीवन, संस्कृति तथा
विकास को नियंत्रित करती है। मनुष्य प्रकृति के सामने असहाय माना जाता है। प्रमुख विद्वान की बात करें तो फ्रेडरिक रेचल हो गए, एलन सी सैंपल हो गए और हेंटिंगटन हो गए, ये सब हो गए। अब मुख्य विशेषता की बात करें मानव भूगोल की, तो प्राकृतिक सर्वोच्च शक्ति है ये, मानव प्रकृति का दास है ये, और जलवायु विकास निर्धारित करती है, और मानव की स्वतंत्रता सीमित। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में कम जनसंख्या, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में सीमित कृषि। आलोचना, मानव की बुद्धि और तकनीक की उपेक्षा हुआ। आधुनिक तकनीक ने प्राकृतिक बाधाओं को काफी हद तक कम किया है। ठीक है, अब बात करते हैं संभाव्यवाद के बारे में। तो संभाव्यवाद क्या होता है? तो संभाव्यवाद के अनुसार प्रकृति अवसर देती है, लेकिन उनका उपयोग मनुष्य अपनी बुद्धि, तकनीक और परिश्रम से करता है। प्रमुख विद्वान की बात करें संभाव्यवाद की, तो वो है पॉल विडल डिला ब्लाच, उसके बाद लुसेन फेबरी है। ठीक है, विशेषता क्या है संभाव्यवाद की? तो मानव सक्रिय शक्ति है, तकनीक का महत्व, प्रकृति सलाहकार है, शासक नहीं, सांस्कृतिक विकास मानव द्वारा होता है। उदाहरण के लिए इजराइल में मरुस्थल में कृषि, नीदरलैंड में समुद्र से भूमि प्राप्त करना, और दुबई का आधुनिक विकास होना। आलोचना की बात करें अगर संभाव्यवाद की, तो प्राकृतिक की सीमाओं को कम महत्व देता है। सातवां है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद क्या होता है? तो नवनियतिवाद नियतिवाद और संभाव्यवाद के बीच संतुलित दृष्टिकोण है। प्रतिपादक की बात करें तो ग्रिफिथ टेलर है इसके प्रतिपादक नवनियतिवाद के। इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, नवनियतिवाद को प्रमुख विचार की बात करें नवनियतिवाद में, तो प्रकृति का सम्मान आवश्यक, विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण की सीमा के भीतर, सतत विकास पर बल। ट्रैफिक सिग्नल इसका उदाहरण है, जैसे कि रेड होता है तो क्या करना होता है? रुकना होता है। येलो पे सावधानी, और ग्रीन जब हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार विकास भी प्राकृतिक की सीमाओं के अनुसार होना चाहिए। नवनियतिवाद की समकालीन प्रासंगिकता, आज के समय में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, वनों की कटाई, प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण, सतत विकास लक्ष्य, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए संतुलित विकास आवश्यक है। नियतिवाद, संभाव्यवाद एवं नवनियतिवाद में अंतर। चलिए तीनों में अंतर देख लेते हैं। तो इधर आधार है, नियतिवाद है, संभाव्यवाद है, नवनियतिवाद है। तो चलिए प्रमुख विचार की बात करें तो नियतिवाद के प्रमुख विचार क्या है? प्राकृतिक सर्वोच्च होता है, संभाव्यवाद में मानव सर्वोच्च होता है, और नवनियतिवाद में दोनों का संतुलन होता है। प्रमुख विद्वान की बात करें तो संभाव्य नियतिवाद में आपका है रेटजेल, इसमें है विडल डिला ब्लाच, और इसमें है ग्रिफिथ टेलर नवनियतिवाद में। ठीक है, अब नियतिवाद में मानव की भूमिका निष्क्रिय रहता है, और संभाव्यवाद में सक्रिय, और नवनियतिवाद में संतुलित रहता है। उसी प्रकार तकनीक की बात करें तो इसमें कम महत्व होता है, इसमें अधिक महत्व होता है, और इसमें नियंत्रित उपयोग होता है। वर्तमान महत्व की बात करें तो इसमें कम होता है, नियतिवाद में, संभाव्यवाद में मध्यम होता है, और नवनियतिवाद में सबसे अधिक होता है। अब चलिए इस यूनिट का जो महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, तो वो देखते हैं। तो आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से ये हो सकता है मानव भूगोल क्या है, नियतिवाद क्या है, संभाव्यवाद क्या है, नवनियतिवाद किसने दिया, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, ये सब आ सकता है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में और देखें शॉर्ट क्वेश्चन में तो मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र लिखिए, नियतिवाद की विशेषताएं लिखिए, संभाव्यवाद की व्याख्या कीजिए, नवनियतिवाद का महत्व बताइए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछ सकता है? तो नियतिवाद, संभाव्यवाद एवं नवनियतिवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तथा ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये में इसका तैयारी करना चाहिए देखिएगा। लेकिन इसका जो मॉडल सेट है पूरे यूनिट को मिलाकर आपको मॉडल सेट भी दिया जाएगा, तो वो अलग चीज है। इसमें ऐसे ही दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा यूनिट से मिला के। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 2 के भी साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।